तो लास्ट क्लास में बच्चे हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं कुछ नहीं पूछ रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, है ना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जा चुका है। डन। चले, आज हम पढ़ाई कर लेते हैं। अब बेटा हमारी नेक्स्ट यूनिट आ रही है जिसका नाम क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या पिछले चैप्टर में भी आया था? बताइएगा, क्या ब्रीच पिछले चैप्टर में भी आया था? क्या था ये? हाँ, नॉट नॉट परफॉर्मिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या मैं बोलूं वन ऑफ द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपन करते हैं, यही तो सीखा हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये भी एक तरह का तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, है ना। इसको पढ़ाते वक्त मैंने बोला था इसकी पूरी यूनिट है, हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, तो आज वो स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, ब्रीच का मतलब क्या होता है? यहां लिखा हुआ है, देखो, इन भाई साहब के पास सांप लेके बैठे हैं। ब्रीच का मतलब क्या होता है? समझ गए होगे आप? बेवफा कौन होता है? जो वफा नहीं करता सर। यानी समझ नहीं आया, ये तो शायर का अंदाज हो गया ना। जो सर वफा नहीं करता उसको हम बेवफा बोलते हैं, ये तो शायर का अंदाज हो गया। कह रही है धोखेबाज। और कोई कुछ कहना चाहेगा बेवफा के बारे में? सबने फोन उठा लिया, सब अपने अपने वाले को बोल रहे तू बेवफा है जो प्रॉमिस, जो प्रॉमिस, यहां पे देखना है, जो प्रॉमिस पूरा नहीं करता, यानी जो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देता है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीच। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ब्रीच। और आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बेवफा, है ना। आइए, समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ लीजिए। कह रहा है मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मींस फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्मेंस हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसको मेट आउट नहीं कर रहा है, उसमें वो फेल हो जा रहा है। जैसे मैंने दीदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, मैं पैसा दूंगा आप स्कूटी देना, दीदी ने स्कूटी दे दी, आज तक मैंने पैसा नहीं दिया, तो मैंने क्या कर दिया? ब्रीच। दीदी बार बार आती है, मैं बार बार कहता हूं नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चे? ब्रीच कर दिया। आया? आइए धोखे के टाइप पढ़ते हैं। आइए, कह रहा है टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी धोखे के भी टाइप हैं। आइए, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। कह रहा है एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी फोन करता हूं वो मेरा फोन काट देती है, जब भी मैं फोन करता हूं उसका फोन बिजी जा रहा होता है, जैसे अभी जा रहा था, है ना। जब भी मैं फोन करता हूं उसका फोन बिजी जा रहा होता है। मान लो सामने वाले ने बोल दिया कि मैं कमिटेड हूं आपके साथ, लेकिन वो आप जब भी फोन करते हो उसका फोन बिजी जाता है, आप जब भी फोन करते हो वो फोन काट देती है, आप जब भी बुलाते हो वो मिलने नहीं आती है। ये कैसा हुआ ब्रीच? बोलिए। ये ब्रीच हुआ मेरे बच्चे एंटीसिपेटरी ब्रीच, यानी ये उसके कंडक्ट से दिख रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करना। एक्चुअल ब्रीच का मतलब, जिस दिन ड्यू डेट थी मैंने दीदी को बोला दीदी आप मेरे को स्कूटी देना, मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे की ड्यू डेट आई 1 महीने बाद, जिस दिन दीदी पैसा मांगने आई मैंने बोला नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ? एक्चुअल ब्रीच। डन। अब दूसरा सुनना, दीदी से कमिटमेंट हुई थी कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, एंटीसिपेटरी समझा रहा हूं। अब दीदी से कमिटमेंट हुई थी मैं 1 लाख रुपए दूंगा,
मेरे पे कोई पैसा वैसा था नहीं जब मैंने स्कूटी खरीदी थी, और मैं कोई एफर्ट भी नहीं मार रहा पैसे कमाने के लिए। तो दीदी को दिख रहा है ये पैसा लाएगा कहाँ से। दीदी बोल रही है इसको, इस मैंने 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने में मेरे को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैं पैसा लाऊंगा कहीं से, मैं लेकिन वैसा कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच, यानी मेरे को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाला। एक और एग्जांपल बताता हूं, सुनिएगा। हेलो, मैंने आरुषि दीदी से बोला कि मैं आपको 100 किलो पटेटो दूंगा। सब कह रहे हैं सर हमें दे दो, हमें दे दो, आजकल बहुत महंगे हैं ना। सॉरी, टमाटो, टमाटो बोलना चाह रहा था। मैं क्या दूंगा, 100 किलो टमाटो दूंगा। डन। अब टमाटो मैं या तो उगा के दूंगा या खरीद के लाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या 100 किलो टमाटो 1 मिनट में आ जाएंगे अगर मैं कोई इंतजाम नहीं करूंगा तो? मान लो मैंने दीदी को बोला था कि मैं उगा के दूंगा और मैं इसको बोऊंगा, इसके बीज वो हार्वेस्टिंग होगी उसकी, वो आएंगे फिर उन्हें काटेंगे और मैं आपको दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने दीदी से एडवांस भी ले लिया, मैंने दीदी से एडवांस भी ले लिया, लेकिन मैं कोई एफर्ट ही नहीं मार रहा टमाटो को उगाने के लिए। ना मैंने कहीं जगह ली, फार्मिंग करने के लिए लैंड चाहिए ना, मैंने कोई जगह नहीं ली, मैंने वहां कोई सीड्स नहीं डाले, मैंने वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि मेरे बिहाफ पे कोई और उगा ले। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैं टमाटो नहीं दे पाऊंगा। ये कैसा ब्रीच है मेरे बच्चे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। यानी जो आपको देख के समझ में आ जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पाएगा, इसके बस की नहीं है, ये कैसा ब्रीच होता है, एंटीसिपेटरी। और एक्चुअल कौन सा होता है, मैं इसी को एक्चुअल की फॉर्म से समझना। दीदी को मैंने, दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था, एडवांस भी ले लिया था, मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा ये दीदी को नहीं पता। जिस दिन ड्यू डेट थी, दीदी ने बोला था 31 अगस्त को मेरे को टमाटो दे देना, 31 अगस्त को दीदी ने टमाटो मांगे और मैं नहीं दे पाया। ये क्या है, एक्चुअल ब्रीच। ये क्या है, एक्चुअल ब्रीच। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको कंडक्ट से पहले ही पता चल जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच आपको पार्टी के कंडक्ट से पहले ही पता चल जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाएगा, इसके बस की नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा, डन। और एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन ड्यू डेट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उस दिन वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाई तो वो एक्चुअल ब्रीच हो गया। समझ में आया, पढ़ा दूं नोट से, क्लियर है, पक्का? आइए, कह रहा है इट मींस द प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म ऑन एग्जैक्ट शेड्यूल्ड ड्यू डेट और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे मेरे प्रोमिसर ने रिफ्यूज करा है कि भैया मैं टमाटर नहीं दे पाऊंगा, भैया मैं स्कूटी नहीं दे पाऊंगा, भैया मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। किस दिन, या तो शेड्यूल डेट को, जिस दिन ड्यू डेट डिसाइड हुई थी हमारी, दीदी ने बोला था 31 अगस्त को टमाटर देना है, तो या तो 31 अगस्त को, या फिर ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट, या मैं 2-4 टमाटर दे गया उसके बाद बोला बाकी 99 केजी नहीं दे पाऊंगा। समझ में आया, तो ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो गया। आगे आइए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। P हैज टू सप्लाई 100 kg wheat टू ए बायर ऑन कितनी तारीख को, 31 मार्च 2022। ऑन द ड्यू डेट P रिफ्यूज टू सप्लाई द wheat, दिस इज एक्चुअल ब्रीच। ड्यू डेट पे मैंने मना कर दिया, या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मैंने मना कर दिया कि भैया मैं आपको व्हीट सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे बच्चे, बोलिए, ये कैसा ब्रीच हुआ, एक्चुअल ब्रीच। आया, पक्का? एंटीसिपेटरी पढ़े, ध्यान में रखिएगा, जो अभी बातें हुई डिस्कशन हुआ समझ में आएगा। आइए, कह रहा है व्हेन द प्रोमिसर शोज, इस बार रिफ्यूज नहीं कर रहा, इस बार क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्या, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड, हिज और हर इनएबिलिटी टू परफॉर्मेंस बिफोर द परफॉर्मेंस डेट दैट इज ड्यू डेट, देन इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? उज्जवल भैया की किसी से शादी फिक्स हुई और घर में बात चली कि भैया शादी से पहले पहले बातचीत कर लो आपस में, दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए। जब भी ये फोन करता था उसका फोन बिजी जाता था। एक दिन तो फोन उठाया और फिर काट दिया, फिर अगले दिन इसने फोन करा, फिर बिजी जा रहा है। इसने बोला चलो फोन बिजी जा रहा है तो
आप मैडम, इसने मैसेज कर दिया कि मैं परसों आपको छत पे मिलूंगा। सिमरन वाली मूवी तो आप सबने देखी होगी, है ना? उसी तरह वो छत पे भी नहीं आई, तो उसके कंडक्ट से उसको समझ में आ रहा है, उसके कंडक्ट से ये समझ में आ रहा है कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। यानी ये क्या है, एक तरह का एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये क्या है, एक तरह का एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझ में आ रहा है? इम्प्लाइडली या बाय कंडक्ट, ड्यू डेट, शादी से पहले, ड्यू डेट मतलब शादी फिक्स हुई थी भैया की, शादी से पहले उसने अपने कंडक्ट से ये हमें शो कर दिया कि वो उसकी विलिंगनेस इस शादी में नहीं है। समझ में आया? क्या एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच में फर्क कर पा रहे हो? डन। आइए अब यहां से देख लीजिए एग्जाम्पल में कह रहा है इफ इन लेफ्ट हैंड साइड एग्जाम्पल, यानी कौन सा, ये वाला। सेम एग्जाम्पल में कह रहा है पी रिफ्यूज बाय शोइंग हिज इनएबिलिटी टू सप्लाई द व्हीट ऑन, बताओ, 28 मार्च, यानी ड्यू डेट से पहले वो शो कर रहा है कि भैया व्हीट का इंतजाम नहीं हो पा रहा। हो भी सकता है, लेकिन 28 को ही उसने क्या बोला, इंतजाम व्हीट का नहीं हो पा रहा। देन दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? पक्का? एक्चुअल ब्रीच में तो आपको समझ में आ गया, एक्चुअल ब्रीच तो सीधा का सीधा ब्रीच धोखा हो गया कि नहीं कर पाएंगे, है ना, मुंह पे आके बोल दिया। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब बोल नहीं रहे लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं। डन, तो उससे समझ में आ जाता है। आइए प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप, इधर आइए कि नोट में कह रहा है इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है प्लीज, कह रहा है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मतलब अब मेरे को बताना, मैंने उज्जवल का ही एग्जांपल लिया, मेरे को बताना यहाँ पे वो बात नहीं कर रही, तो यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है? भैया हमारे, भैया को पसंद थी लेकिन बात ही नहीं कर रही। भैया हमारे कौन है? एग्रीड पार्टी। अब एग्रीड पार्टी के हाथ में है, या तो वो कैंसिल कर दे, ये मुझसे बात नहीं कर रही मम्मी, मैं नहीं शादी कर रहा इससे, सही है, देखो, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, या फिर लेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट। कह रहा है चलो अभी बात तो नहीं कर रही, देखते हैं फ्यूचर में कैसे मना करती है मुझको। समझ में आया? शादी के बाद कैसे मना करती है मुझको। कह रहा है अभी तो बात नहीं कर रही ना, शादी कर लेते हैं, शादी के बाद देखते हैं कैसे मना करेगी। आइए, कह रहा है लेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट कंटिन्यू टिल द ड्यू डेट। अब या तो वो सुनना, अगर वो बात नहीं कर रही इसका मतलब शादी के दिन या तो वो मना करेगी, हो सकता है शादी के दिन किसी और के साथ फ्लाइट से आउट ऑफ इंडिया, हो सकता है, अरे बोलो, है ना? तो एक्चुअल डेट का हम वेट करेंगे कि देखते हैं एक्चुअल डेट पे क्या होगा। डन। एक्चुअल डेट पे तो फिर वो या तो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा या परफॉर्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? समझ में आया? तो कह रहा है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो एग्रीड पार्टी होती है उसके पास दो राइट होते हैं। नंबर एक, इमीडिएटली कैंसिल करो, हमें नहीं करनी इससे शादी, भगाओ इसे। नंबर टू, लेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट, और देखते हैं ड्यू डेट पे क्या पता ये समझ जाए। आया समझ में? आया? बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल उठाऊं तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, या तो 28 को ही आप जो वीट वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल कर दो, हाँ, या 31 तक का वेट करो, क्या पता वो इंतजाम कर दे, क्या पता वो इंतजाम कर दे वीट का। और अगर नहीं हो पाया तो इस दिन तो एक्चुअल ब्रीच हो ही जाना है, बोलो, इस दिन तो एक्चुअल ब्रीच हो ही जाना है। क्लियर है? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में हमारी एग्रीड पार्टी के पास दो राइट होते हैं, वो क्या कर दे, या तो इमीडिएटली कैंसिल कर दे या लेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट, और देखे कि उस दिन एक्चुअल ड्यू डेट पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। क्लियर है या नहीं है? बताइएगा। हाँ, चल सकते हैं आगे। आइए, अब देखिए धोखा तो हो गया, धोखा तो हो गया। अब धोखा जिसने करा है क्या उसको कुछ हर्जाना भुगतना पड़ेगा? हाँ भैया, एग्रीड पार्टी तो हमारी पिस गई ना, एग्रीड पार्टी के साथ तो बुरा हुआ। तो देखिए
कह रहा है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज राइट ऑफ द एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ, ब्रांच नहीं है भैया, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये ब्रीच है, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है क्या राइट है हमारी एग्रीड पार्टी के और क्या रेमेडी है हमारी एग्रीड पार्टी के पास इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या रेमेडीज का मतलब समझ पाते हो आप? हाँ बताइए ये वर्ड रेमेडीज, हाँ आ रहा है आपको समझ में? रेमेडीज का मतलब क्या होता है? हाँ क्या क्या उपचार हैं इसके, है ना, क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या रियायत है। डन। तो रेमेडीज का मतलब होता है कि एग्रीड पार्टी के पास क्या क्या राइट है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरे को घर से उठा के लाके आग लगा दूंगी, अभी देखना वही सब पढ़ेंगे हम। आ रहा है समझ में? तो किसी ने धोखा दिया तो उस केस में जो एग्रीड पार्टी यानी दुखी पार्टी है वो क्या क्या कर सकती है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहला देखिए, राइट टू रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट। मेरा फोन नहीं उठा रही बहना तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगा। आया समझ में? पहला राइट टू रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है कि बंदा एंटिसिपेटरी ब्रीच कर रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उसे इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हो। तो राइट टू रिसाइन तो रहता ही रहता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? वो तो कभी भी बस एक बार बोलना है ब्रेकअप, खत्म, है ना, बहुत इजी है। आ जाओ, सूट फॉर, आइए, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस। आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाए, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। मान लो मैंने दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था स्कूटी खरीदने का और दीदी ने मेरे को बोला था हाँ सर मैं आपको स्कूटी दे दूंगी, और दीदी ने बोला 80,000 की दूंगी। कितने की? 80,000 की। मैंने दीदी को एडवांस भी दे दिया था, लेकिन दीदी अब मना कर रही है कि सर मैं स्कूटी नहीं दे पाऊंगी, मेरे को अर्जेंट काम आ गया, अब मैं कॉलेज जाती हूँ उससे। मैंने कहा वाह। अब इनकी वजह से मेरे को बाहर से स्कूटी खरीदनी पड़ेगी। अब वो मेरे को मिल रही है 85 की, ये वाली दीदी दे रही है कितने की? 85। 5,000 का लॉस हुआ। क्यों हुआ? ड्यू टू ब्रीच। अगर ये मेरे को स्कूटी दे देती है एज इट इज तो मेरी 80,000 में आ जाती, लेकिन इनकी वजह से मेरा कितना लॉस हुआ? 5,000 का। तो मैं 5,000 का इनसे डैमेज क्लेम करूंगा कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा, इसलिए आप मेरे को डैमेज दें, आपकी वजह से अब मेरे को, पहले ये भी दीदी 80 में देने को राजी थी स्कूटी, है ना, अब लेकिन दीदी क्या कह रही है? नहीं 85 की दूंगी और खरीदो उससे सर। तो अब सुनिएगा, इनकी वजह से मेरे को 5,000 का लॉस हुआ, तो वो लॉस मैं एज ए डैमेज मांग सकता हूं। बेटा आगे हम ना डैमेज के टाइप भी पढ़ेंगे, डन, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। अभी बस इतना ही समझो कि डैमेज भी एक एग्रीड पार्टी मांग सकती है, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आया? चले, कह रहा है हम सूट फाइल कर सकते हैं क्वांटम मेरिट का। हम सूट फाइल कर सकते हैं किसका? क्वांटम मेरिट का। ये भी लैटिन वर्ड है, इसको समझेंगे, अभी नहीं बता रहा कुछ। चले, क्वांटम मेरिट का अपन सूट फाइल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी एज मच एज अर्न, या बता ही दो थोड़ा सा, बता दो। नींद आ रही है? नींद आ रही है बच्चे? रात को नींद पूरी करनी होती है, अपनी भी खराब कर रहे हो और उसकी भी। आइए, क्वांटिटी एज मच एज अर्न। क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है, सुनिएगा, मान लो दीदी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं दीदी की कंपनी में गार्ड सप्लाई करूंगा, मैं ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करता हूं। समझ में आया? आपने देखी होगी गार्ड की कंपनियां होती हैं जो गार्ड सप्लाई होते हैं, गार्ड जगह जगह लगे होते हैं, एटीएम वगैरह में, किसी सोसाइटी में बैठा होता है, कई बार आप देखते हो, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करा था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था अपना। कितने साल का? 5 साल का। अब दीदी अपनी कंपनी शिफ्ट करके पुणे लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है? पुणे। हमने 2 साल की सर्विस दीदी को दे दी, डन। तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा क्योंकि दीदी यहाँ पे है ही नहीं, जा रही है, सही है। तो उस केस में दीदी ने ब्रीच करा, करा नहीं करा?
5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 5 साल की सर्विस लेनी चाहिए थी, नहीं ले रही दीदी, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही है। डिफॉल्टर कौन है यहाँ पे? दीदी। तो हमने जो 2 साल की मेहनत करी है, उतना जो पैसा हमारा बनता होगा वो दीदी को हमें पे करना पड़ेगा। समझ में आया? हमारी 5 साल की सर्विस में जो हमारी कमिटमेंट हुई थी, उसमें से जो 2 साल की सर्विस मैंने दीदी को दे दी होगी, उसका दीदी मेरे को पेमेंट करके जाएगी। तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी एज मच एज अर्न, यानी जितना हम कमा चुके हैं उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? डिटेल में समझेंगे अभी इन सारे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को उठा के हम डिटेल में समझेंगे। अगला कह रहा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेटा कुछ कुछ केसेस में हमें ये रेमेडीज अवेलेबल है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो बहुत ही ज्यादा अमूल्य है, जैसे मैं पुराने जमाने की चीज, डायमंड, डायमंड तो दूसरा भी मिल जाएगा। मैं पुराने जमाने की कोई चीजें बेचता हूं और मैं बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीज बेचता हूं। लेट्स सपोज गांधी जी का चश्मा है। अब जो गांधी जी का फैन होगा वो गांधी जी के चश्मे के लिए बिड लगा सकता है और वो महंगा खरीद सकता है। बताओ मेरे को, खरीद सकता है नहीं खरीद सकता? क्या वो गांधी जी के चश्मे का कॉन्ट्रैक्ट करके मैं अपना चश्मा दे सकता हूं क्लाइंट को? हाँ। क्या किसी और का चश्मा बनवा के दे सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? उस आर्टिकल के साथ उस बंदे की फीलिंग जुड़ी हुई है, उस आर्टिकल के साथ उस बंदे की फीलिंग जुड़ी हुई है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट उसी चीज का होगा तो वही चीज मेरे को देनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया? आगे आइए। सूट फॉर इंजेक्शन नहीं है, ये इंजेक्शन है, इसको ठीक कर लीजिएगा। सूट फॉर इंजंक्शन, ये जानबूझ के लिखा है आप लोगों को हंसाने के लिए। ये होता है इंजेक्शन। सही है? चलें आगे। चलो, सूट फॉर इंजेक्शन मैं पॉइंट के साथ ही पढ़ाऊंगा तभी मजा आएगा, है ना? अभी जब पढ़ेंगे पॉइंट के साथ, ये गब्बर वाला है क्योंकि, तो मैं इमेज दिखा के पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। चलें आगे। आइए 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 प्लीज सुन लीजिए। सारे हमने क्या क्या रेमडीज अवेलेबल है बताइए? 5 रेमडीज अवेलेबल है। पहली, टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, सूट फॉर डैमेज। थर्ड, क्वांटम मेरिट, दैट इज क्वांटिटी एज मच एज अर्न। फोर्थ, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और फिफ्थ, इंजंक्शन। समझ में आया? ये 5 रेमेडीज हमारी एग्रीड पार्टी पे अवेलेबल है अगर कोई बंदा हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, हमें धोखा देता है। समझ में आया? चलें एक एक को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए, पहला क्या है? राइट टू रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है द एग्रीड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द डिफेंडेंट हैज फेल्ड टू परफॉर्म। अगर सामने वाला बंदा हमारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो एग्रीड पार्टी के पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। समझ में आ गया? अगला चलें। कह रहा है सूट फॉर डैमेजेस। सही है? आगे आइएगा। कह रहा है डैमेजेस, डैमेजेस मींस मॉनेटरी रिलीफ और कंपनसेशन फॉर दी एग्रीड पार्टी। समझ में आया? ये मॉनेटरी रिलीफ होता है, मैं दीदी से 80 का खरीद रहा था, इनकी वजह से मेरे को 85 का खरीदना पड़ा, तो मेरे को जो महंगा पड़ा, जो मेरी जेब पे भार पड़ा, वो मैंने दीदी से रिकवर कर लिया, उसको मैं डैमेज बोल सकता हूँ। आया? आइएगा। कह रहा है नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। इसको कोई समझाना चाहेगा? कह रहा है कोई कंपनसेशन पेबल नहीं होगा फॉर द रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ये क्या लाइन है अनुष्का मैडम? ये क्या लाइन है? नो कंपनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस मतलब कैसे? कैसे इनडायरेक्ट लॉस का मतलब बताइए?
गलत है, गलत। दीदी ने सही बोला, लेकिन मैं समझा देता हूँ इस बात को। सही बोला आपने। जैसे मैंने स्कूटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा था, दीदी ने ब्रीच कर दिया, मेरे को अब स्कूटी खरीदनी पड़ी, तो मेरे को कितने की पड़ी? 5,000 महंगी, मैंने 5,000 कलेक्ट कर लिए। ये कैसा लॉस था? डायरेक्ट लॉस। ये कैसा लॉस था? डायरेक्ट लॉस। क्या मैं दीदी से ये भी बोल सकता हूँ कि क्योंकि आपने मेरे को 1 महीने तक स्कूटी नहीं दी, जिसकी वजह से मेरे को कैब से आना जाना पड़ा, और मेरा पर डे का जो फेयर था वो 500 रुपीज था, तो 30 से मल्टीप्लाई करके आप 15,000 मेरे को दे दो। आया समझ में? अरे आप स्कूटी देते तो मेरा 100 रुपए का तेल लगता बस, लेकिन आपने मेरे को स्कूटी नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे कैब से जाना पड़ा, मेरे को 500 रुपए डेली खर्च करने पड़े, तो 400 का लॉस है डेली का। और ये ऐसा 30 दिन हुआ, तो 12,000 रुपए क्या मैं मांग सकता हूँ दीदी से इनडायरेक्ट लॉस के? हाँ। तो बोलता है नहीं, हम इस तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकते फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। समझ में आया? हम बस डायरेक्ट लॉस का ही कंपनसेशन मांग सकते हैं। जैसे टमाटो वाले एग्जांपल में अगर मैं बोलूं, दीदी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था, दीदी को मैं टमाटो नहीं दे पाया, तो दीदी को अब बाहर से खरीदने पड़ेंगे। लेट सपोज मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 100 रुपए पर केजी का, लेकिन अब बाहर से दीदी को 120 रुपए पर केजी में मिल रहे हैं, तो 20 रुपए इज द डायरेक्ट लॉस। समझ में आया? अब दीदी ये नहीं बोल सकती कि तेरे टमाटो को मैं 200 का बेचती, तो उससे जो प्रॉफिट कमाती वो भी मेरे को दे। आ रहा है या नहीं आ रहा? डायरेक्ट लॉस जो हुआ है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस वाले कॉन्ट्रैक्ट से, बस उसी का कंपनसेशन आप डिमांड कर सकते हो, और सामने वाली पार्टी देगी भी वही। आया? पक्का? चलें आगे। आइए। आइए, कह रहा है स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम ओनली ऑन द प्रीवियस नोटिस। कई जगह बेटा स्पेशल डैमेज भी क्लेम करी जाती है, लेकिन उसके लिए प्रीवियस नोटिस देना जरूरी होता है। जैसे मैं बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने देखे होंगे अपने आजू बाजू में, और आपने सुने भी होंगे कई बार। जैसे मेरे को एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये बिल्डिंग बना के देनी है, डन। तो उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलते वक्त ही ये डिसाइड हो जाता है कि अगर आप 2023 में इसको नहीं दे पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपको स्पेशल डैमेज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको स्पेशल डैमेज देना पड़ेगा ड्यू टू योर डिले। आ रहा है? तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ पहले ही डिसाइड हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल डैमेज। और वही बात की जा रही है कि ये प्रीवियस नोटिस पे ही एप्लीकेबल होगी। यानी अगर कोई प्रीवियस नोटिस दिया है कि आपके ऊपर स्पेशल डैमेज लगेगी, तभी आप स्पेशल डैमेज डिमांड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान मान लो मैंने दीदी से पैसा लिया था 10 लाख रुपया, डन। और नॉर्मल रेट से इन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करा था मुझसे 2% 3%, डन। तो दीदी मेरे पास जब ड्यू डेट को आएगी तो मैं दीदी को पैसा दूंगा उनका, प्लस उनका इंटरेस्ट जोड़ के दूंगा। समझ में आ रहा है? पक्का? अब दीदी मेरे पास आई और मुझसे बोलती है कि सर मेरे को पैसा दे दो और इंटरेस्ट दे दो। मैंने बोला मैडम नहीं दे पाऊंगा। तो दीदी ने एक डेडलाइन दे दी मेरे को कि सर आप दिसंबर तक पैसा दे देना, 31 दिसंबर तक, डन। मैंने कहा ठीक है। दीदी फिर आई मेरे पास, मैं 31 दिसंबर को भी नहीं दे पाया। इस बार दीदी मेरे को रिटर्न में लिख के दे के चली गई कि सर अब आज भी पैसा नहीं दे पाए ना, अब कल से मैं आपके ऊपर 5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ। तो इन्होंने मेरे को ये बात पहले बता दी, स्पेशल नोटिस दे दिया कि अब आपके ऊपर स्पेशल डैमेज चार्ज हो रही है, अगर आप तब भी नहीं दे पाए तो मैं इस हिसाब से आपसे पैसे रिसीव करूंगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरह का जो प्रीवियस नोटिस है उसको देके आप सामने वाले से स्पेशल डैमेज भी चार्ज कर सकते हो। आया या नहीं आया? आया? चले आइए, डैमेज समझ में आया? पक्का? आइए बच्चा लोग इधर आइए, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिना किसी, आइए, टाइप्स ऑफ डैमेज यानी काइंड्स ऑफ डैमेज। बेटा डैमेज के भी टाइप्स हैं। आइए, हमारे पास कितने तरह की डैमेज है देख लीजिएगा, एक बार में कर लो बच्चे, आ जाओ। कितने तरह की डैमेज है देखिएगा,
कह रहा है जर्नल, ऑर्डिनरी और एक्चुअल डैमेज, एक ही था ये, क्या था? जर्नल, ऑर्डिनरी और एक्चुअल डैमेज, ये एक ही था। नील, नितिन, मुकेश, वैसा वाला ये आया। आगे आइएगा। दूसरा क्या है? स्पेशल डैमेज। तीसरा क्या है? विंडिक्टिव मतलब एग्जाम्पलरी डैमेज। चौथा है नॉमिनल डैमेज। पांचवा है क्या? डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज बाय डिले। और लास्ट क्या है? लिक्विडेटेड डैमेज। सही है? पढ़ा दूं सारे टाइप, समझ में आ जाएंगे, इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलें आइए। ऑर्डिनरी तो वैसे मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, बस मैं पढ़ देता हूं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है जर्नल, ऑर्डिनरी और एक्चुअल डैमेज किसको बोलते हैं हम? तीनों भाई सेम है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इट मीन्स ए डैमेज ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इट कैन बी डिमांडेड एज फंडामेंटल राइट ऑफ द एग्रीड पार्टी। जैसे एस था एक, एस हैज टू सप्लाई 100 kg ऑफ राइस टू बी ऑन कितनी तारीख को? 31 मार्च 2020। कितने रुपीस के हिसाब से? 10 रुपीस पर केजी के हिसाब से। ऑन द डिलीवरी डेट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वाज 12 रुपए पर केजी। एस रिफ्यूज टू सप्लाई द राइस फॉर द बी एंड बी बॉट द राइस फ्रॉम द मार्केट। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 10 रुपए में वो सप्लाई करेगा, अब जब ड्यू डेट आई तो उसने मना कर दिया, भैया मैं नहीं दे पाऊंगा, जिसकी वजह से उसे बाहर से खरीदने पड़े 12 रुपए में। तो कितना रुपए महंगा पड़ा उसे? 2 रुपए पर केजी पे। और टोटल कितने का सौदा था बताइएगा? 100 केजी का। तो टोटल कितना महंगा पड़ा? बोलो। हाँ, 2000। कितना महंगा पड़ा? 2 इंटू 100 यानी 200। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, चेक करने के लिए आप लोगों की कैलकुलेशन को। अरे 2 रुपए महंगा लेना पड़ा ना भैया, मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट करा था मैं 10 रुपए केजी पे दूंगा, लेकिन जिस दिन ड्यू डेट आई मैंने मना कर दिया। अब दीदी को बाहर से खरीदना पड़ा, बाहर मार्केट में रेट चल रहा था 12 रुपए, तो दीदी को मेरे मना करने की वजह से कितने रुपए में, कितना महंगा खरीदना पड़ा? 2 रुपए पर केजी पे। आ रहा है या नहीं आ रहा? 2 रुपए पर केजी पे। तो 100 किलो का सौदा हुआ था और 2 रुपए पर केजी पे खरीदना पड़ा, तो 200 रुपए दीदी मुझसे चार्ज कर लेगी, ये नॉर्मल डैमेज हो गया। समझ में आया? यही तो डिस्कस करा था अभी स्कूटी वाले एग्जाम्पल में। आया नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल डैमेज भी मैंने आपको सिखा दी, प्रीवियस नोटिस पे लगती है। आइए। द डैमेज आर अलाउड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच इज नॉन बाय द अदर पार्टी। जैसे मैंने दीदी से अभी दीदी का एग्जांपल दिया था, दीदी से मैंने 10 लाख लिए थे, मैं दे नहीं रहा था, दीदी बार बार आ रही थी, नहीं आ रहा था, फिर दीदी ने नोटिस दे दिया कि भैया अगर आप कल नहीं दोगे तो इतने % से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा फ्यूचर में। तो ये स्पेशल डैमेज लगा के चली गई दीदी। आया? तो ये प्रीवियस नोटिस पे लगती है, ये याद रखिएगा, लेकिन है ना, ये प्रीवियस नोटिस पे लगती है बच्चे। डन? चलें आगे? चलें क्या? आ गया? नॉर्मल स्पेशल समझ में आया? आइए। कह रहा है विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेज, ये क्या होती है? विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेज, ये डैमेज बेटा ऐसी डैमेज होती है जो सामने वाले को सबक सिखाने के लिए लगाई जाती है। ये कैसी डैमेज होती है? जो सामने वाले को सबक सिखाने के लिए लगाई जाती है। सही है? आइए पढ़ा देता हूं। कह रहा है एग्जाम्पलरी डैमेज मीन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज। इसमें बेटा ज्यादा की पेनल्टी लगाई जाती है, इसमें ज्यादा अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाती है, डैमेज लगाई जाती है ना। ग्रांटेड बाय द कोर्ट टू द एग्रीड पार्टी फॉर टीचिंग, लिखा है भाई ये, टेलिंग द लेसन मतलब टीचिंग द लेसन, यानी सामने वाले को सबक सिखाने के लिए। डिफॉल्टर को अपन सबक सिखाने के लिए चार्ज करते हैं। ये ऐसे केसेस में चार्ज करी जाती है जहां पे बेटा जो लॉस होता है वो सिर्फ पैसे से कवर नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे देखो ब्रीच ऑफ मैरिज एग्रीमेंट, शादी का वादा करके शादी तोड़ गया, फीलिंग का धोखा है ना। आ रहा है? क्या फीलिंग्स को हम पैसे से कवर कर सकते हैं? कंपनसेट नहीं कर सकते, है ना। कह रही है हाँ, कह रही है सर 5 करोड़, मैंने तो उसका रेट ही लगाया था। समझ में आया? और कह रहा है रॉन्गली डिसऑनर ऑफ चेक बाय दी बैंकर, रॉन्गली डिसऑनर ऑफ द चेक बाय दी बैंकर, ये कैसे हुआ बताना? यानी लॉस ऑफ गुडविल, ये कैसे हुआ? इसमें एग्जाम्पलरी डैमेज में ये कैसे फिट हो रहा है?
रॉन्गली डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। डिसऑनर का मतलब तो आता होगा आपको। डिसऑनर का मतलब, डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना चेक का। तो कह रहा है रॉन्गली डिसऑनर कर दिया चेक, किसने? बैंकर ने। तो इस केस में बैंकर के ऊपर क्या लगेगा? एग्जाम्पलरी डैमेज। कैसे? सही बात है। और मान लो बेटा, हम अपने आप को अंबानी जी की जगह रख के देखना, हम अंबानी जी हैं, डन। और हमने किसी को चेक दिया है 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का, 300, 1000, जितना मर्जी सोच लेना। हमने जितने भी अमाउंट का चेक दिया है, उस बंदे ने, चेक हमारी तरफ से बिल्कुल ओके है, चेक हमारी तरफ से बिल्कुल ओके, हम पे हैसियत है तभी तो दे रहे हैं, पैसा है तभी तो दे रहे हैं, तो हमने दिया है। और बंदा ले आके बैंक में डालता है, बंदे की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंकर ने जानबूझकर उस चेक को क्या करा दिया? बाउंस करा दिया। क्यों? ताकि, अब आप बताओ, अगर अंबानी जी का कोई चेक बाउंस हो जाए या अडानी जी का कोई चेक बाउंस हो जाए, मार्केट में खबर आएगी नहीं आएगी? खबर आ जाएगी कि इसका चेक बाउंस हो गया। उसके जितने भी मार्केट के शेयर हैं सब डाउन हो जाएंगे, इतने सारे शेयर चल रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं उनकी, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उनका, अरबों का नुकसान हो जाएगा उनका, सिर्फ इस बात से। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ इस बात से उनका अरबों का नुकसान हो जाएगा, और उनका जो मार्केट में शेयर है वो, उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? डन। तो इस वजह से हम ऐसे केस में बैंकर के ऊपर कौन सी डैमेज लगाएंगे? एग्जाम्पलरी, दैट इज विंडिक्टिव डैमेज। आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। तो ये हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज उनसे चार्ज करेंगे अगर वो कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो। क्लियर है? चले आगे, आइए। अब कह रहा है नॉमिनल अमाउंट ऑफ डैमेज, यानी नॉमिनल डैमेज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सुनना, हेलो, इधर सब इधर प्लीज। दीदी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा स्कूटी देने का, मैं स्कूटी, दीदी स्कूटी नहीं दे पाई, डन। अब मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने कोर्ट में केस कर दिया। जज साहब कह रहे हैं अरे भाई तू दूसरी स्कूटी ले ले। मैंने बोला नहीं मुझे तो वही चाहिए। जज साहब कह रहे हैं चलो मैं इसको, इससे ना नॉमिनल, आपको ना नॉर्मल डैमेज दिलवा दूंगा। मैं कह रहा हूं नहीं, डन, इसको सजा दो। मैं क्या कह रहा हूं? सजा दो। तो जज साहब क्या कहते हैं कि भाई मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ, मेरे को 80 की ही मिल गई। समझ में आ रहा है आपको? इस वाले केस में मैंने दीदी से 80 का बोला था, मैं, और दीदी ने मेरे को 80 में दे दी स्कूटी। समझ में आया? तो मेरे को कोई लॉस हुआ नहीं, लेकिन इसने ब्रीच तो करा है। मैं गुस्से में हूं, मैं जज साहब को बोल रहा हूं इसको पेनल्टी लगाओ। जज साहब कह रहे कौन सी पेनल्टी लगाऊं, नॉर्मल डैमेज लगा था लेकिन तू तो फिर 80 में ही ले आया। समझ में आ रहा है? जज साहब क्या कह रहे हैं, भाई तू तो, तेरे को दूसरी 80 में मिल गई तो तेरे पे तो नॉर्मल भी नहीं लगेगी डैमेज। मैंने बोला नहीं नहीं लगाओ, मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो जज साहब ने बोला ले, मैं ना इसके ऊपर 1 रुपए की डैमेज लगा देता हूं, मैं इसके ऊपर 1 रुपए की डैमेज लगा देता हूं। अब ये मैं क्यों लगवा रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर एक धब्बा तो लग गया, एक कोर्ट का ऑर्डर तो पास हो गया कि इसने मेरे को डैमेज पे करी, 1 रुपए की ही सही। मेरा मोटिव यह है कि इनका बस नाम आ जाए कि इस बंदे ने मेरे को डैमेज पे करी है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये नॉमिनल अमाउंट ऑफ डैमेज बस इसलिए लगाई जाती है कि सामने वाली पार्टी जब जिद कर रही हो वहां पे कोई भी डैमेज बन रही नहीं है, कोई भी नहीं बन रही है, लेकिन उसने बस केस फाइल करा है इसलिए क्योंकि ब्रीच सामने वाले ने करा है। डन। डैमेज कोई नहीं बन पा रही, तो जज साहब क्या करेंगे, नॉमिनल डैमेज लगा के मेरे को खुश कर देंगे, कह देंगे ले 1 रुपए की डैमेज लगा दे, नाच अब, फिर अपन नाचेगा। सही है? समझ में आया? आइए, कह रहा है व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एग्रीड पार्टी हैज नॉट सफर्ड एनी लॉस। एग्रीड, मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ था, 80 में इनसे मिल रही थी, 80 में दीदी से मिल गई स्कूटी, कोई लॉस हुआ नहीं। एंड द लॉस इज वेरी स्मॉल, हो सकता है 81,999 की मिली हो। अरे मतलब 1 रुपए ज्यादा की, 80,000 1 रुपए की। समझ में आया आपको? तो 1 रुपए महंगी मिली है, तो लॉस वेरी स्मॉल हुआ है या इनसिग्निफिकेंट हुआ है। देन द कोर्ट विल ग्रांट द डैमेज इन पैसा और रुपीज। सही है?
तो कोर्ट क्या करता है बेटा, पैसा या रुपये में क्या कर देता है, डैमेज को ग्रांट कर देता है। मैं जिद कर रहा था, कोर्ट इनको बोल देगा दीदी इसको 1 रुपया दो, ये ऐसे 1 रुपए का सिक्का उछाल के यूं दे देगी मेरे को। समझ में आया आपको? कोर्ट अपने पैसों से कुछ नहीं करेगा, डैमेज लगेगी क्योंकि धोखा दिया, राइट है इसलिए एक्सरसाइज करा, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? पक्का? सारे टाइप ऑफ डैमेज आपको समझ में आ रहे हैं? हाँ, क्या अलग अलग लग रहे हैं, एक जैसे तो नहीं लग रहे? चलो आगे आइए। कह रहा है डैमेज फॉर डिटेरिएशन कॉज बाय डिले। ये क्या होता है? डिटेरिएशन का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। तो ये पेरिशेबल गुड्स के केस में लग जाएगा। अगर कोई रास्ते में सामान आ रहा है, कैरियर एजेंसी है, हमने उसको सप्लाई करने के लिए दिया है, कोरियर वाला होता है ना, स्पीड पोस्ट ये सब होते हैं, जो भी सामान गुड कैरेजेस का जो भी काम करते हैं, हमने उनको सप्लाई करने के लिए दिया है, और हमने कोई पेरिशेबल आइटम दिया है, तो उसमें अगर वो कोई लापरवाही कर देंगे, मान लो हमने केक दिया है, केक को अच्छे से ले जाओगे ठंडे में रखोगे तो वो ठीक रहेगा, मेल्ट नहीं होगा, मगर अगर आपने ठीक से नहीं रखा तो जो ले जाने वाला बंदा है उसको, सामने वाली पार्टी को क्या देना पड़ेगा, डैमेज देना पड़ेगा। ये वह आया। आइए, इन केस ऑफ डेटोरिएशन कॉज टू गुड्स बाय डिले, डैमेज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरियर, है ना। इट ऑल्सो कवर द लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, इसमें कवर होगा लॉस स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल का भी, यानी अगर आप ठीक से लाते तो मेरा वो प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो जाता। समझ में आया? मान लो कोई केक था, अब वो केक की कीमत थी 1000 रुपए, जिसको मैं बेचता था 1500 में, लेकिन आप लाए तो वो खराब हो गया और मैं बस उसको बेच पाया कितने में, 900 रुपए में, तो मेरा कितने का लॉस हुआ बताना, 600 का, तो वो 600 में रिकवर करूंगा। क्लियर है? पक्का? पक्का पक्का। चलें आगे। आइए, अब लास्ट आ रहा है। लास्ट क्या है मेरे बच्चे? लिक्विडेटेड डैमेज। ये क्या होती है? इसको बेटा एक और नाम से जानते हैं, प्रीफिक्स्ड डैमेज। क्या? प्रीफिक्स्ड डैमेज। क्या समझ में आ रहा है बच्चों, या मैं वैसे ही एफर्ट लगाए जा रहा हूं? अरे बोलो, आ रहा है? चले, प्रीफिक्स्ड डैमेज, प्रीफिक्स्ड नाम से ही समझ में आ गया, अपन ने पहले से फिक्स कर रखी है, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया, 1 दिन का डिले तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से, 10 दिन से ज्यादा का डिले तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको डैमेज देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में लगता है, जहां पे डिले हमें पहले से पता होता है कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को कि भैया रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब उसने बोला था 1 महीने में बना देगा, तो 1 महीने में बन जाएगा? नहीं, देर लग जाती है कई बार, है ना। तो उस केस में जो कंपनियां टेंडर देने वाली होती है ना, वो पहले से ये क्लॉज डाल के रखती हैं कि अगर डिले होगा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और लोग बेटा लाखों की पेनल्टी देते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख देते हैं अपन। आया नहीं आया? आइए, कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ डैमेज इज फिक्स्ड बाय द पार्टी एंड मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड को क्या बोला जाता है बेटा? दूसरा नाम क्या है? प्रीफिक्स्ड डैमेज। क्लियर है? बताइएगा, क्या सारे टाइप की डैमेज आपको समझ में आ गई? बुक से भी अपन पढ़ेंगे, क्या आज समझ में आई? हाँ, बताइएगा फिर, एक बारी पूछ लूं जल्दी जल्दी, जर्नल, ऑर्डिनरी और एक्चुअल डैमेज कौन सी होती है? बताइए, हम बताओ, मैं रिवाइज करा दूं? चलो मैं करा देता हूँ। जर्नल, एक्चुअल और ऑर्डिनरी डैमेज वो होती है कि भैया हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, हमने मार्केट से फिर महंगा खरीदना पड़ा, तो जितना महंगा खरीदना पड़ा उतना हम आपसे लेंगे। दूसरा क्या है? स्पेशल डैमेज, ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में लगती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पे कर दो पे कर दो, आप पे नहीं कर रहे तो मैं एक नोटिस दूंगा और बोलूंगा कल से आपके ऊपर ये डैमेज भी लगेगी, तो वो भी आपको चुकानी पड़ेगी। अगला क्या है? विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी, ये बहुत ह्यूज अमाउंट की डैमेज होती है, जो बेटा दो ही केसेस में लगती है। पहला क्या है? ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा क्या है? रोंगली डिसऑनर ऑफ बैंकर चेक। आया? बताइएगा। और अगला क्या है? नॉमिनल डैमेज, इसमें तो मैंने पूरी कहानी बता दी, 1 रुपए वाली। डन। उसमें क्या है? कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ,
लेकिन जो एग्रीड पार्टी है वो चाहती है कि सामने वाली पार्टी को डैमेज देना पड़े ताकि ये दोबारा ऐसा किसी के साथ ना करे या मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। डन। तो नॉमिनल डैमेज 1 रुपए की पैसे में भी होती है, कई बार 50 पैसे की डैमेज। डन। आगे आइएगा, डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। ये कब लगता है? ये जो गुड कैरेजेस कंपनियां होती हैं वो जो सामान लेके जाती हैं, सामान जो पेरिशेबल आइटम होते हैं उनमें अगर कुछ खराब हो जाए, डेटोरिएशन हो जाए, यानी हमारा सामान हमने आपको ले जाने के लिए दिया था और आपने खराब कर दिया जिसकी वजह से हम उसको बेच नहीं पा रहे, तो वो भी हम डैमेज में क्लेम कर सकते हैं गुड कैरेजेस कंपनी से। लिक्विडेटेड डैमेज आपको आ गया, प्रीफिक्स डैमेज, ये पहले से ही हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट इस दिन पूरा नहीं हुआ तो इसके बाद से आपको डैमेज देनी पड़ेगी। क्लियर है? बताइएगा, आगे आ जाइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर वीडियो डला भी हुआ है, इसके ऊपर बेटा लास्ट टाइम का वीडियो एक डला हुआ है यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हो। डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड डैमेज, डिफरेंस बिटवीन पेनल्टी एंड डैमेज, ये आपकी बुक में भी कम से कम आधे पेज से ज्यादा में, एक पेज से ज्यादा में कवर करा गया है, हम बुक से भी पढ़ेंगे। डन। अभी आप यहां से समझ लीजिए क्या फर्क है, आपको क्या लगता है बताइए, क्या फर्क है, आपको क्या लगता है डैमेज और पेनल्टी में? बोलो। और डैमेज मतलब? सेम लग रहा है, पेनल्टी बड़े अमाउंट की होगी। पहले डैमेज लगेगी पहले पेनल्टी लगेगी? पहले डैमेज लगेगी, यानी पेनल्टी ज्यादा सीरियस नेचर में लगती है ना? डैमेज कंपनसेटरी है लेकिन पेनल्टी पीनल नेचर की है। समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? पहले डैमेज लगाएंगे अपन, नॉर्मल नहीं दे रहा, उसके बाद बोल देंगे पेनल्टी के भी प्रोविजन है। डन। क्लियर है? हाँ, पढ़ा दूं यहां से, समझ में आ जाएगा, देखिएगा बुक से भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब प्रीफिक्स डैमेज की बात कर रहा है, ये रीजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेज होती है। एक रीजनेबल अमाउंट मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट है 1 लाख का, तो डैमेज लग जाएगी 5,000 तक की। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गंदा गंदा कर रहे होगे, गलत कर रहे होगे, आप कुछ चोरी चकारी करने की कोशिश कर रहे होगे, तो वहां पेनल्टी लिखी जाएगी और बोला जाएगा 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहेगा कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 1 लाख की पेनल्टी है। मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने उसमें मैं ये लाइन लिख सकता हूं कि अगर मटेरियल आपने बेकार यूज करा, क्यों, लोगों की जान जाएगी, मटेरियल अगर बेकार यूज करा तो आपके ऊपर 200 या 300% की पेनल्टी है। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा? 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, और पेनल्टी कितने की? 2 करोड़, 3 करोड़, 200% मतलब उसका 2 करोड़ हो गया ना, 1 करोड़ का 2 करोड़। समझ में आया? तो 1 करोड़ का आपको धंधा मिला था और आपने अगर गलत कर दिया काम, ऐसा कुछ सीरियस नेचर का क्राइम कर दिया जिसपे मैंने लिख दी पेनल्टी, तो उसमें आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट की होती है, ह्यूज अमाउंट की होती है, और सीरियस नेचर के ब्रीच में देनी होती है। समझ में आया? आया नहीं आया? देख लीजिए, ये तो रिजनेबल अमाउंट होती है, ये की पॉइंट है, ये क्या होती है? एक रिजनेबल अमाउंट होती है, लेकिन ये क्या होती है? सो लार्ज और अनरिजनेबल अमाउंट ऑफ डैमेज। सही है? ये एक अनरिजनेबल अमाउंट होती है, सो लार्ज होती है, यानी मैंने जैसे आपको एग्जांपल में बताया 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने बोला भैया आपके ऊपर 200% की पेनल्टी लगेगी, अगर तमीज से काम नहीं करोगे तो 2 करोड़ कल को आप पे पेनल्टी लग सकती है। समझ में आया? आगे आइए, फर्दर सम, फर्दर सम ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। तो ये फर्दर सम ऑफ पेमेंट होता है, यानी फर्दर सम का मतलब क्या है? डैमेज से भी ऊपर, डैमेज तो पे करनी ही पड़ेगी, इसके साथ साथ पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सही है? तो ये फर्दर सम ऑफ पेमेंट होता है। फर्दर सम ऑफ पेमेंट का मतलब है पेनल्टी नॉट इंक्लूड्स डैमेज। डैमेज को हाँ, कंपनसेटरी नेचर का है तो आपस में सलाह करके भी हो सकता है, लेकिन पेनल्टी नहीं हो सकता। हाँ सही है। आइए देखिए,
ये क्या होता है बेटा, ये कीवर्ड्स हैं जितने भी यहाँ लिखे हैं, आपकी बुक में थोड़ा ज्यादा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड लिखे हैं मैंने। देखिएगा ये क्या होती है, एक्स्ट्रा वैगेट और एक्सॉर्बिटेंट और एक्सेसिव और थ्रेट, या ना, यानी एक्स्ट्रा वैगेट का मतलब क्या है, हाँ एक्स्ट्रा, मोर देन लार्जर है ना, लार्जेस्ट लिख दूं, यानी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, 1 करोड़ का काम है तो 200 करोड़ की, 300 करोड़ की, 500 करोड़ की भी पेनल्टी लग सकती है। डिपेंड करता है कि कितना सीरियस नेचर का वो काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी ना। समझ में आ रहा है आपको? डन। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, एक्स्ट्रा वैगेट, एक्सॉर्बिटेंट, एक्सेसिव और थ्रेट। ठीक है, तीन तीन पॉइंट बताए। पहला क्या बताया, सो लार्ज, सो लार्ज क्या होती है, पेनल्टी या डैमेज, पेनल्टी। दूसरा क्या बताया, इट इज ए फर्दर सम, फर्दर सम का मतलब क्या है, डैमेज के बाद पेनल्टी लगती है, यानी डैमेज भी देना पड़ेगा, फर्दर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और अगला क्या है, ये एक्स्ट्रा वैगेट होती है और एक्सॉर्बिटेंट होती है, एक्सेसिव होती है और थ्रेट होता है, एक तरह का, एक तरह की ये धमकी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या हुआ मैडम, सब ठीक? चले, इतना समझ में आया पक्का? चलें आगे, आइए। पूरा का पूरा चैप्टर हम बुक से भी पढ़ेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। आइए सुनिए, अब हमने देखिएगा 5 रेमेडीज यानी 5 राइट में से 2 राइट पढ़ लिए। कौन कौन से? राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और सूट फॉर डैमेजेस, और इसी में हमने कवर कर लिया टाइप्स ऑफ डैमेजेस। आता है या नहीं आता? चलें आगे अब, आइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्या, क्वांटम मेरिट। इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना लेकिन, डन। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, बताना। क्वांटिटी एज मच एज अर्नड, सही है, ये क्वांटम मेरिट का मतलब होता है। डन। सुनिएगा अब, हमारे कृष्णा भैया थे, कौन थे? हमारे कृष्णा भैया थे, और इनके पास एक रामू काका काम करते थे। कौन? रामू काका काम करते थे। रामू काका के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 सालों का। कितने का? 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था कि 5 साल रामू काका इनके यहाँ जाके सर्विस देके सर्वेंट की। क्लियर है? अब रामू काका ने 2 साल की सर्विस दे दी, डन। और एक दिन इनकी वाइफ को रामू काका पे गुस्सा आया। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारे अपनी पूरी मेहनत से काम करते थे, वाइफ में ही कोई स्क्रू ढीला होगा क्या पता, है ना। वाइफ को क्या आया बताओ, गुस्सा आया। उसने क्या करा, रामू काका को जॉब से निकाल दिया और कृष्णा को बोल दिया कल से मैं इनकी शकल नहीं देख सकती, या तो आप आना या तो इनको भेजना। तो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है, बताइए ये क्या करेगा? कह रहा है सर खुद चला जाएगा, रामू काका वो भेजा करेगा। बताओ, बीवी बीवी को गुस्सा आ गया था ना, कह रहा वाइफ को छोड़ दूंगा, रामू काका से शादी कर लूंगा। हमें नहीं पता था ये वाले इंटरेस्ट हैं आपके, प्लीज। अभी यहाँ पे तो नॉर्मल अगर आदमी होगा तो वो रामू काका को मना कर देगा, मना कर देगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में रामू काका का कोई दोष नहीं था, डन। अभी तक समझ में आया? तो रामू काका ने जो 2 साल की सर्विस दी थी, क्या वो उसका पैसा मांग सकते हैं? हाँ, आंसर इज यस। तो रामू काका अपना, उन्होंने जितना काम करा था उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमारे भैया से मांग सकते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सही है। एक दिन ये दोनों बाहर गए हुए थे और शाम को आए, रामू काका इनके बेड पे नाचते हुए, वो भी एक बोतल हाथ में लेके, और अपने सारे दोस्तों के साथ, बुलाया हुआ था दोस्तों को भी, पाए गए। इस बार क्या हुआ बताइए? रामू काका को किस लिए रखा था हमने? बेड पे नाचने के लिए, अपने घर में पार्टी करने के लिए? किस लिए रखा था? काम करने के लिए, काम करिए जाइए, है ना। और कोई अगर एक्स्ट्रा चीजें हमने फैसिलिटी दी होंगी तो वो आप कर सकते हो, जैसे हमने बोल दिया भैया एक म्यूजिक सिस्टम है आप गाने सुन लेना, वो कर सकते हो, उनके एरिया में लगाया होगा वो। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन रामू काका क्या कर रहे थे? कर रहेंगे
करेंगे दारू पार्ट। ऐसा करते हुए रामू काका पाए गए। अब बताइएगा इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में पहली बात तो ये, क्या ये फायर कर देगा रामू काका को, जॉब से निकाल देगा? बोल देगा कल से आने की कोई जरूरत नहीं है और ये अपने लंपट को पकड़ो, इन सबको लेके जाओ यहां से, है ना? तो सारे दोस्तों को वो लेके जाएंगे। अब क्या रामू काका जो उन्होंने 2 साल की सर्विस दी थी, क्या उसके लिए क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज, आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आज तो ये पकड़े गए, हो सकता है ये पहले भी ऐसे पार्टियां चल रही हो, तो उनका इंटरेस्ट काम में तो था नहीं, यानी यहाँ पे डिफॉल्टर कौन है? रामू काका। अगर सुन लीजिए, अगर आप डिफॉल्ट में हो, अगर आपकी जॉब, आपका काम इस वजह से गया है ड्यू टू योर डिफॉल्ट, तो आप क्वांटम मेरिट क्लेम नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? अब सुनना, जैसे कई बार हम पेंटर को काम दे देते हैं और पेंटर कई जगह तो अच्छा कर देता है और कभी कभी थोड़ा बहुत काम खराब भी कर देता है, तो क्या उस केस में भी सर क्वांटम मेरिट नहीं देंगे? बताइए, बताइए प्लीज। कई बार हम पेंटर को, कारपेंटर को काम देते हैं, ठेका देते हैं काम करने का, तो वो कई बार सारा काम ठीक कर देता है, एक आध छोटा मोटा काम बिगाड़ देता है, तो क्या उसको पूरा पैसा नहीं दोगे? तो यहाँ पे उसे डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, ये बोलेंगे उस पार्ट में डिफॉल्ट है, उसका पैसा थोड़ा सा काट सकते हो आप, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। रामू काका वाले केस में पूरा ड्यूटी का ही, सर्विस का ही डिफॉल्ट था, तो वहां पे क्वांटम मेरिट नहीं देना पड़ेगा। हमारी गलती है, हम तो बोल रहे हैं 5 साल कर, हमने भगाया। आपकी हरकत ऐसी थी, आपकी हरकत ऐसी थी जिसकी वजह से आप आगे जॉब नहीं कर पाओगे, हमने नहीं भगाया, हमने नहीं भगाया। समझ में आया? आइए प्लीज एक बार ही पढ़ते हैं, आइए। डिस्प्यूट में जाके ले सकते हो, चले आइए। वैसे लक्ष्मी कभी वापस नहीं आती। क्वांटम मेरिट, आइए। जनरली, प्लीज, जनरली मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट is a person can ask for the reward in proportion of the work done by him if there is no fault at his part, the contract has been discharged। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया और उसके पार्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तब वो क्वांटम मेरिट ले सकता है जनरली। समझ में आया? चलें आगे, आइएगा। रामू ए सर्वेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सर्विंग 10,000 पर मंथ फॉर कंटिन्यूइंग पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10,000 रुपए के हिसाब से उसको तनख्वाह मिलेगी और उसको 12 महीने के लिए काम करना है। किसको? रामू को। आ जाइए। आफ्टर 2 मंथ रामू लेफ्ट द जॉब, कैन ही क्लेम सैलरी फॉर 2 मंथ? अपने आप जॉब छोड़ के चला गया, डिफॉल्ट करा, अरे बताओ डिफॉल्ट करा क्या? हमने भगाया क्या? उसका डिफॉल्ट नहीं आ रहा तो क्या वो सैलरी क्लेम कर सकता है 2 महीने की? आंसर इज नो। आइएगा, आंसर इज नो। बिकम पार्टी एट फॉल्ट एंड कांट आस्क फॉर द क्वांटम मेरिट। अगर उतना भी नहीं ले सकता क्योंकि उसने ब्रीच करा और ब्रीच उसके फॉल्ट की वजह से हुआ है। अगर पार्टी एट फॉल्ट हो आप, तो आप क्वांटम मेरिट क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आप भी जब सीए बन जाओगे तो आपका भी बॉन्ड साइन होगा कंपनी में, जब आप जॉब करने जाओगे तो कंपनियां क्या करती हैं, सीए लोगों के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, क्योंकि सीए लोगों में जल्दी जल्दी ग्रोथ करने की बहुत आदत होती है। तो कंपनी सोचती है कि अभी ये मान लो 12 लाख के पैकेज पे लगा है, इसको कहीं से 15 मिलेंगे, ये तो हमारी जॉब छोड़ के चला जाएगा और जल्दी से इतना एक्सपर्ट बंदा मिलेगा नहीं, क्योंकि सीए तो जल्दी जल्दी एक्सपर्ट बन जाएगा। इतनी सारी नॉलेज जो ले रहे हो, 8 बजे आके आप एक्सपर्ट तो बनोगे ही। हाँ, तो इसलिए कंपनियां भी आपसे बॉन्ड साइन कर लेती हैं, तो आपको 3 साल वहीं काम करना पड़ेगा बंधवा मजदूर की तरह। चले आइए, लेकिन सीए अपने स्वैग में ही रहेगा, क्या करें, पढ़ जो लिया है इतना। क्लेम फॉर, प्लीज, क्लेम फॉर क्वांटम मैरिज अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। ये आपको बुक से कवर करना है, ये आपको बुक से कवर करना है। आइए बुक पे जरा,
मेरे को बताइए कहाँ पे है, आइए जरा प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी रोक देता हूँ। आइए ये वाला पढ़ लेते हैं बस, आइए सुनिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से रिलेटेड है ये पॉइंट। यहाँ पे देखो खत्म हो गया ना, अरे देखो यहाँ पे खत्म हो गया ना, इसलिए इसे बुक से खत्म कर लेते हैं। कह रहा है क्लेम ऑफ क्वांटम मैरिज अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस, बहुत आसान आसान है। कह रहा है इन केसेस में आप क्लेम फॉर क्वांटम मैरिज अराइज कर सकते हो, यानी अराइज होता है, यानी क्लेम फॉर क्वांटम मैरिज पिक्चर में आता है इन केसेस में। देखिए, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो गया हो, है ना, या ऐसा हो कि फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। आ रहा है, जैसे दीदी पुणे चली गई थी, अब तो चेंज ही हो गया ना, प्रैक्टिकली नहीं है वहां पे हमारे लिए सर्विस देना, तो खत्म हो रहा था। आगे आइए, व्हेन समथिंग डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिटियसली। क्या बोल रहा है, जब कुछ ऐसा हुआ है जो हमने इस इंटेंशन के साथ करा है कि वो ग्रेटिटियसली नहीं है। ग्रेटिटियस मतलब फ्री में नहीं करा हमने, हमने जो काम करा है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करा है कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। मान लो आप में से कोई आ जाता है, बोलता है कि सर मेरे पापा की एक कंपनी है, उसका ऑडिट करना है। मैंने बोला ठीक है हम कर देंगे, मैं अपॉइंट हो गया, स्टाफ भेजा, सारा काम हो गया। तो बाद में मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि सर आप तो हमारे सर हो, आपको तो हमने कोचिंग का पैसा दिया था, ऑडिट का पैसा क्यों? तो यहाँ पे क्या मैंने ग्रेटिटियसली काम करा था, बताना? नहीं, मैंने किस लिए काम करा था, अपनी प्रोफेशनल सर्विस को देने के लिए और पैसा चार्ज करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? बोलो, है ना? तो जो काम हुआ हो वो ग्रेटिटियसली ना हुआ हो तभी तो पैसा चार्ज करेगा यार, इसलिए ये बात लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? यानी रामू काका ने जो काम करा था वो फ्री में नहीं करा था, पैसे के लिए वो काम कर रहे थे, तभी तो क्वांटम मेरिट लेंगे। क्लियर है नहीं है? आइए आगे, कह रहा है वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर द सर्विस बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू दी रेम्युनरेशन। पैसे की बात नहीं हुई, पेंटर से बात हुई थी, आगे सारा पेंट कर गया, पैसे की बात नहीं हुई, तो क्या जितना काम करा उसका पैसा नहीं लेगा? वो लेगा, तो उस केस में हमें पैसा देना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, व्हेन वन पार्टी एबडमेंट्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म दी एबंडेंस, है ना, मना कर देती है, यानी एक पार्टी ने मना कर दिया परफॉर्म करने के लिए। सही है, रामू काका ने छुट्टी या जैसे इनकी बीवी को रामू काका की शक्ल पसंद नहीं थी, उन्होंने निकाल दिया था, तो एक पार्टी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो लेकिन पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पैसा देना पड़ेगा। आइए, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है? बोलो। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, कॉन्ट्रैक्ट को डिविजिबल कर सकते हैं, और जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है उसने एंजॉय करा है बेनिफिट ऑफ दी पार्ट परफॉर्मेंस। मान लो दो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे आपने किसी ठेकेदार को कि भैया कारपेंटर का भी काम करना है और पेंट का भी काम करना है ना, तो जो कारपेंटर वाला काम था वो ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन पेंट का काम ठीक से कर दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है? अलग अलग बांटा जा सकता है, हाँ जी बांटा जा सकता है। पेंट के काम को अलग से एवेल्युएट कर सकते हैं और कारपेंटर के काम को अलग से एवेल्युएट कर सकते हैं। तो जिसकी परफॉर्मेंस आपने एंजॉय करी होगी उसको पैसा आपको देना पड़ेगा। आइए, when an indivisible contract for a lump sum is complete and performed but badly। कह रहा है भैया हमने लमसम में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि पूरी बिल्डिंग को आपको अच्छे से फर्निश करके देना है, लेकिन उसने थोड़ा अच्छे से काम नहीं करा, फर्नीचर अच्छा लगा दिया लेकिन पेंट अच्छा नहीं करा, कहीं पे पपड़ी उखड़ रही है, कहीं पे नीचे दीवार से गिर जा रहा है, तो काम कैसा करा है बच्चे? बैडली। तो कह रहा है द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी मेक ए डिडक्शन फॉर द बैड वर्क। तो हम बेकार काम के लिए उसका पैसा काट सकते हैं। क्लियर है? इसलिए तो कट भी जाता है कई बार पैसा, आप देखते होगे। हाँ, कई बार पेंट वेंट कराते हैं, अच्छा काम नहीं करता तो उसके पैसे काट लेते हैं, अच्छे से शादी में बैंड नहीं बजाता उसका पैसा काट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा होता है ना ऐसा, देखा होगा आपने। अभी बच्चे हो, बड़े हो जाओगे तो देखोगे जब किसी की शादी की जिम्मेदारी आएगी आपके ऊपर। चले, आ गया? बोलो, वापस से आए? आइए 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 जल्दी, इधर आ जाइए। हेलो, ये भैया ये भी बोल्ड होना था, ये बोल्ड नहीं हो पाया,
बेचारा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दीदी जाग जाओ, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये क्या होता है? खत्म कर रहा हूं इसलिए ब्रेक नहीं दे रहा, दोनों पॉइंट खत्म कर रहा हूं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त, ऊपर ऊपर से बताइएगा। गांधी जी का चश्मा बताया था। तो जो इनक्रेडिबल, अतुल्य जो चीजें होती हैं, नहीं बोलता, सॉरी, अतुल्य जो चीजें होती हैं, अतुल्य अमूल्य जो एक ही है, मतलब उनके लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो आपको वही चीज लाके देनी पड़ेगी। जैसे शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी, ओ आएगा यहाँ पे, शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी, शिवाजी की तलवार थी भैया, और उसको मैं आपको बेचने का वादा कर रहा था, और मैंने आपसे 5 करोड़ रुपए ले लिए, तो मैं बाहर से कोई दूसरी तलवार लाके पकड़ा दूं, अच्छा लगेगा आपको? आप क्या आप कौन सा ब्रीच, कौन सी रेमेडी लेना चाहेंगे? डैमेज लेना चाहेंगे या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेना चाहेंगे? मेरे को एक बात बताना, अगर कोई बंदा 5 करोड़ रुपए उस तलवार के लिए खर्च कर रहा है तो क्या डैमेज उसे कवर कर पाएगी? डैमेज उसे कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस फीलिंग से है जो उस तलवार में बसी हुई है, उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट उस गांधी जी के चश्मे में है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसी चीजों के केस में, जब कोई अमूल्य अतुल्य चीजें होती हैं, उनके केस में हमें बेटा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप फाइल कर सकते हो। आप कोर्ट से जाके जज साहब से ये बोल सकते हो कि मेरे को जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही चीज चाहिए। समझ में आया? अगर मेरे को शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी चाहिए तो शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी ही चाहिए। समझ में आया? तो जज साहब भी बोलेंगे भैया जब तूने पूरी ऑक्शन लगाई, तू दे रहा था, सेल कर रहा था, तो अब यही ला के देगा, वरना पूरे पैसे वापस। आया? आइए, कह रहा है स्पेसिफिक रिलीफ मींस एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड ओनली व्हेन द डैमेज इन द मनी कैन नॉट बी कंप्यूटेड। सही है कि आप मनी में डैमेज को कंप्यूट नहीं कर सकते। क्या उस फीलिंग का क्या मोल लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। अगर बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा था, पैसे तो छोड़ो, वो उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कि उस तलवार में है, उसे वो चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना? अगर बंदा वहां पे आया है और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट करा है उस चीज का, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे, क्लियर है? तो उस केस में कोर्ट की हेल्प से बंदा कहता है कि भैया हमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी मेरे को वही तलवार चाहिए जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आइए, कोर्ट हैज पॉइंटेड टू सिचुएशन इन विच स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी डिमांडेड। दो सिचुएशन में डिमांड कर सकते हो। हमारा कोर्ट ने ऐसा बोला है कि इन दो चीजों में आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हो। नंबर 1, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये क्यों बोला बताना? क्योंकि बेटा हमारे यहाँ ना एक स्वीट होम को सपनों का घर कहा जाता है। हमारे यहाँ एक स्वीट होम को सपनों का घर कहा जाता है। हमारा इंडिया इस कंसेप्ट पे काम करता है कि जो बंदा अपने लिए रहने के लिए घर खरीद रहा है वो उसके सपनों का घर है। तो जो आपने उसको दिखाया था घर, जिसके लिए आपने उससे पैसा चार्ज करा था, आपको सेम वही घर उसको देना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? मान लो आपको दिखा दिया भैया घर, आपको पसंद भी आ गया, सी फेसिंग था, मजा आ गया आपको, और आपको बाद में दे रहा है दूसरी तरफ, कूड़ेदान की तरफ, ले लोगे आप? नहीं। चलो कूड़ेदान की तरफ नहीं दे रहा, कोई दूसरा घर दे रहा है, आप ले लोगे? आप तब भी नहीं लोगे, आप सिर्फ वही मांगोगे जो आपने देखा था, यानी जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था। तो इसलिए हमारे इंडिया के अंदर बोला जाता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग अगर हो रहा है तो उस केस में भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल हो सकता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया ऐसा बोलता है कि यहाँ पे जो लैंड है, जो घर है, वो उनके सपनों का कहा जाता है जो उसको खरीद रहा है। वो बहुत मेहनत से अपनी एक लाइफ में जाके कोई बंदा अपना घर खरीदता है। समझ में आया? क्लियर है? पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है क्यों मिल रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ?
हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों मिल रहा है, क्लियर है। आइए, दूसरा कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी हो गया, यानी जो अमूल्य और अतुल्य चीजें हैं, यानी सिर्फ एक ही है दुनिया में और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। वो फिर हेरा फेरी वाली बंदूकें हो गई, देखी थी आपने, 3 बंदूकें होती हैं, आपने वो लाल किले में भी देखी होगी, वो लाल किले में लगी हुई हैं, अगर कोई अंदर गया है तो। डन। तो इस तरह का अगर, सुन लेना प्लीज, स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक मोनालिसा पेंटिंग और शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होता है, तो आप क्या मांग सकते हो बेटा, बताना, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप फाइल कर सकते हो। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जज करना पड़ेगा क्या यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं, तो आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, क्लियर है, पक्का। चलें आगे। आइए, अब देखो गब्बर बसंती को इंजेक्शन लगा रहा है, गब्बर बसंती को इंजेक्शन लगा रहा है, प्लीज गलत इंटरप्रिटेशन ना ले, डिस्क्लेमर है ये मेरा, ये इंजेक्शन ही है लिटरली, सुन लीजिए। इसको पहली बात तो ठीक करें, ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन नहीं है। क्या है ये मेरे बच्चे, सही है, इसका मतलब क्या होता है अभी आप समझोगे, ये बेटा टेक्निकल वर्ड है, लॉ का वर्ड है, तो अभी आप समझोगे, सुनना। गब्बर साहब थे और बसंती दीदी थी, डन। गब्बर का बसंती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, कि आप, सुनिए, आप, गब्बर का एक क्लब था, नाइट क्लब, गब्बर का, सुन लीजिए प्लीज, गब्बर का बसंती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मेरे नाइट क्लब में नाचोगी, डन। क्या, क्लब में क्या कह रही है, क्लब में, वो वाला नहीं है, मैंने बोला ये गलत है, इसको भूल जाइए, सूट फॉर इंजेक्शन है। सुन लीजिए, क्या अभी तक कहां तक कहानी समझ में आई बताइएगा प्लीज, कहां तक कहानी समझ में आई। सीरियस एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके अंदर, इसलिए ध्यान से सुनो। गब्बर का बसंती से कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, कि आप मेरे क्लब में अगले 10 दिन तक डांस करोगी, रोज आके शाम को, क्लियर है। और साथ ही साथ गब्बर ने क्या बोला, सामने ना ठाकुर का क्लब है, गब्बर ने क्या बोला, सामने ठाकुर का क्लब है, आप वहां पे जाके डांस नहीं कर सकते। बसंती ने बोला ओके। क्या क्या प्रॉमिस हुआ बताना। नंबर 1 प्रॉमिस क्या, कि आपको अगले 10 दिन तक मेरे क्लब में डांस करना है। नंबर 2 कि आपको ठाकुर के क्लब में डांस नहीं करना। समझ में आया। तो यहाँ पे 2 प्रॉमिस हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा, डांस करना है, और नेगेटिव कौन सा, ठाकुर के क्लब में जाके डांस नहीं करना। आफ्टर 3 डेज गब्बर गुजर रहा था ठाकुर के क्लब के सामने से, अंदर से बसंती के डांस करने की छन छन की आवाज आ रही थी, बसंती वहां पे डांस करती हुई पाई गई। तो गब्बर को बहुत बुरा लगा। गब्बर क्या करेगा अब, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट, अरे ब्रीच हो गया ना, नेगेटिव प्रॉमिस भी था पॉजिटिव प्रॉमिस भी था, एक प्रॉमिस खत्म हो गया, यानी ब्रीच। ब्रीच के केस में गब्बर ने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सही है। लेकिन अब इस केस में गब्बर जज साहब के पास जा सकता है और ये बोल सकता है कि ये अगर मेरे पास नहीं नाच रही ना, तो इसके पास भी नहीं नाचेगी। क्यों, क्योंकि मैंने इससे नेगेटिव प्रॉमिस भी लिया था। तो गब्बर क्या फाइल करेगा, सूट फॉर, प्लीज 10 दिन के लिए, 10 दिन, उस 10 दिन में, तो गब्बर क्या करेगा, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेगा, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेगा। और उसमें वो क्या कर देगा, गब्बर बसंती के ठाकुर के क्लब में नाचने को रोक देगा, यानी उसके ऊपर वो क्या लगा देगा, स्टे लगा देगा। आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर, कई बार किसी चीज पे गवर्नमेंट स्टे लगा देती है, स्टे का मतलब होता है एज इट इज वो रुक जाएगी।
अभी ऊपर आया था वो, शादी का वादा। कौन सी डैमेज क्लेम करोगे? आ जाओ। विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी डैमेज। शादी करने से आप वैसे भी रोक नहीं सकते ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उस पर केस फाइल कर सकते हो, किसी को शादी करने से थोड़ी ना रोक सकते हैं। आपको नहीं लगा सकते, आपको बताया था ना राइट टू लिबर्टी है। अरे बताया था, रेस्ट्रेन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, साइन हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, वादा हुआ था ना, तो ब्रीच हो गया। स्टे नहीं लगा सकते आप, वहां पे नहीं लगा सकते। समझ में आया? आया या नहीं आया? आइए प्लीज। समझ में आया? सूट फॉर इंजेक्शन समझ में आया? कब फाइल कर सकते हैं आप? पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। आइए, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, पढ़िएगा प्लीज मजे लेके। आइए प्लीज। बसंती ए पॉपुलर डांसर एग्री टू डांस फॉर 10 days इन गब्बर क्लब। वाह, मजा आ गया। एंड नॉट टू डांस एट एनी अदर प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो दो प्रॉमिस हुए, पहला डांस करने का, दूसरा और कहीं डांस ना करने का। आफ्टर 2 days of dancing at Gabbar Club, he stopped dancing here and start dancing at ठाकुर क्लब। ठाकुर साहब के यहाँ डांस कर रही है, ठाकुर साहब बिना हाथ के डांस देख रहे हैं। वाह, आपने देखी नहीं क्या शोले? अरे शोले में उनके हाथ नहीं होते ना। मूवी नहीं देखी बच्चे ने। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अरे गब्बर पहले ही हाथ ले चुका होता है उसके। आ जाओ। Here the Gabbar has two right. Suit for damage for the breach of positive agreement. Please इधर, please please, important है, please, hello. Suit for damage for the breach of positive agreement and suit for stay है भाई ये। Suit for stay order for the breach of negative agreement है ना? आया नहीं आया? क्या बात समझ में आ गई आपको? अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा ये। यहाँ पे तो मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया। अब आपका काम क्या है? हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपको ये बुक से पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में हम बुक से इसको खत्म करेंगे। डन? आज के लिए बेटा इतना ही था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दिखाना है?